एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। आज हम करेंगे क्लास 12 का पोल साइंस का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसका यह है पार्ट 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे शीत युद्ध का दौर। फर्स्ट क्वेश्चन इज शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय, जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच संघर्ष, तनाव, रक्त रंजित ऐसी स्थिति बनी रहे और लगे कि युद्ध होगा लेकिन वास्तव में कोई युद्ध होता ही नहीं, इसे क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। मतलब कि तनाव की स्थिति बनी रहती थी और किन देशों के बीच बनी रहती है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। लगता था कि उन दोनों के बीच युद्ध होकर रहेगा लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हुआ, बस ओनली तनाव की स्थिति, रक्त रंजित और ऐसी स्थिति बनी रहे और लगे कि युद्ध होगा लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता था, इसे शीत युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। जो शक्तियाँ मतलब कि सोवियत संघ और अमेरिका थी, मतलब सैन्य संगठन क्यों रखती थी, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। महाशक्तियाँ या निम्न कारणों से छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखती थी। सैन्य गठबंधन, फर्स्ट इज सैनिक ठिकाने, उनके ठिकाने क्या थे, सैनिक संगठन। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थी ताकि इन देशों में वे सैनिक ठिकाने बना सके। क्या महाशक्तियाँ जो थी छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थी ताकि उन देशों में वे सैनिक ठिकाने बना सकें। नेक्स्ट इज जासूसी करने। सैन्य गठबंधन बनाने का एक कारण ये भी था कि महाशक्तियाँ अपने दुश्मन देशों की जासूसी कर सकें। मतलब कि उनका क्या कारण था कि वो दूसरे देशों के साथ मतलब जासूसी कर सके। महाशक्तियों कौन, सोवियत संघ और अमेरिका के सैन्य गठबंधन बनाने का एक कारण ये भी था कि महाशक्तियाँ जो हैं अपने दुश्मन देशों की जासूसी कर सकें। छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्चे पर अपने देश में रखते थे। क्या, जो छोटे देश होते थे उनके सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्च पर अपने देश में रखते थे। मतलब जो खर्च होता था तो उन देशों को अपने साथ रखते थे जो खर्च करते थे, जिससे कि महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। और जिससे जब वो खर्च करती थी देशों पर, छोटे देशों पर, तो उनसे क्या होता था कि महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। महाशक्तियाँ छोटे देशों पर आसानी से अपना इच्छा थोप सकती थी, और जो महाशक्तियाँ थी और अपना छोटे देशों पर आसानी से अपनी इच्छा थोप सकती थी, मतलब उन अपने अनुसार काम करवा सकती थी। तो कौन महाशक्ति, सोवियत संघ और अमेरिका छोटे देशों पर आसानी से अपनी इच्छा थोप सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, अब इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। ये 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आंसर, सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या, सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन और विकासशील देशों के सम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट इज विश्व शांति। वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रहे, इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी अप्रासंगिक, मतलब कि बीच में शांति बनी रहे, शांत रहे, तो उसमें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। वैश्विक स्तर पर शांति बने रही है, इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट, अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्ति के लिए यूएनओ को अमेरिका के प्रभुत्व से दूर रखने के लिए, क्या यूएनओ ने क्या किया, अमेरिका को प्रभुत्व से दूर रखने के लिए किया। और सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए उन्नत एवं विकासशील देशों में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन जरूरी है। कि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए, सामाजिक तरीके से आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए उन्नत एवं विकासशील देशों में उन्नत देशों में मतलब कि जो खुशहाल देश है
उसमें क्या सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन जरूरी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन देशों की एकजुटता, इन देशों के हितों की रक्षा कर सकता है। मतलब ये गुटनिरपेक्ष एकजुट होते हैं तो वो इन देशों के हितों की रक्षा कर सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन देशों की एकजुटता, इन देशों के हितों की रक्षा कर सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में लगातार बढ़ती सदस्य संख्या इसके महत्व एवं प्रासंगिकता को दर्शाती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में लगातार बढ़ती सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि महत्व एवं प्रासंगिकता को दर्शाती है। आज गुटनिरपेक्ष देशों को गुटनिरपेक्ष की संख्या 25 से बढ़कर लगभग 118 हुई। क्या जो गुटनिरपेक्ष की सदस्यता है वो आज की संख्या 25 से बढ़कर 118 हो गई। अगर आज इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह गया, मतलब कि जो ये आंदोलन है उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है, या कोई देश इसे समाप्त करने की मांग कर रहा है, या कोई इसे देश को समाप्त करने, गुटनिरपेक्ष को समाप्त करने की बात कर रहा है, तो फिर इसकी सदस्यता संख्या बड़ी क्यों रही? कि मतलब जो इसकी सदस्यता जब ये 25 से 118 हो गई तो इसकी सदस्यता बड़ी क्यों रह गई? तो जो इसकी संख्या है इसकी साक्षरता, महत्व एवं इसकी ज़रूरत को दर्शाती है। अतः यह कहना कि वर्तमान विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है एवं इसे समाप्त कर देना चाहिए बिल्कुल अनुचित होगा। मतलब कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये अप्रासंगिक हो है तो इसीलिए इसे समाप्त कर देना बिल्कुल अनुचित होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और विश्व में शांति बने रहे, इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। और अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्ति के लिए यूएनओ को अमेरिका के प्रभुत्व से दूर रखने के लिए कहा गया कि जो यूएन है तो उसे क्या कहा गया कि अमेरिका के प्रभुत्व को दूर रखने के लिए कहा गया। और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए उन्नत एवं विकासशील देशों में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, मतलब जो आर्थिक विकासशील देश है और उनके साथ सहयोग बढ़ाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कहा गया कि वो जरूरी है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन देशों की एकजुटता को इन देशों के हितों की रक्षा कर सकता है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही एकजुट देशों को, मतलब जो साथ रहते थे उनको हितों की रक्षा कर सकता है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में लगातार बढ़ती सदस्यीय संख्या इसके महत्व एवं प्रासंगिकता को दर्शाती है। मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में लगातार संख्या बढ़ती रहती है और इससे ये क्या दर्शाता है? महत्व एवं प्रासंगिकता को दर्शाता है। और आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन 25 से बढ़कर 118 हो गई है। और अगर आज इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह गया है या कोई देश इसे समाप्त करने की मांग कर रहा है तो फिर इसकी सदस्य संख्या बढ़ क्यों रही है? मतलब कि जब कोई इस देश को गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समाप्त करने की बात कर रहा है तो इसकी जो संख्या है, सदस्य संख्या बढ़ क्यों रही है कि 25 से 118 क्यों हो गई? इसकी साक्षरता महत्व एवं इसकी जरूरत को दर्शाती है। और अतः ये कहना कि वर्तमान विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है एवं इसे समाप्त कर देना चाहिए बिल्कुल अनुचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शीत युद्ध से हथियारों की होड़ पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, यह दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? हथियारों की होड़, दोनों ही महाशक्तियाँ क्या? अमेरिका और सोवियत संघ, अर्थात पूंजीवाद अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ दोनों ही एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने के लिए, जिससे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हुई। क्या दोनों ही मतलब कि हथियारों की होड़ बढ़ा रहे थे? वो चाह रहा था कि हमारे पास ज़्यादा हथियार हो और सोवियत संघ था हमारे पास ज़्यादा हथियार हो। और दोनों ही महाशक्तियाँ अर्थात पूंजीवादी, और दोनों ही महाशक्तियाँ मतलब कि जो पूंजीवादी, अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानता था और साम्यवादी व्यवस्था सोवियत संघ मानता था, और सोवियत संघ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को मानता था। और क्या मानता था कि दोनों के पास हथियारों की होड़ बनी रहे,
अमेरिका चाहता था मेरे पास ज़्यादा हथियार है, और सोवियत संघ था कि मेरे पास ज़्यादा हथियार है। और दोनों में होड़ बनी रहती थी कि दोनों ही एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने लगे, जिससे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दोनों ही अपने देशों में क्या करने लगे, हथियारों की होड़ बढ़ाने लगे, जिससे कि विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। हथियारों पर नियंत्रण। अब हथियारों पर कैसे नियंत्रण पा रहा है? दोनों गुटों या अनुभव करते थे, दोनों ही गुट क्या करते थे, अनुभव करते थे कि यदि दोनों गुटों में आमने सामने युद्ध हो, दोनों ही गुटों में आमने सामने युद्ध होता है तो दोनों गुटों को अत्यधिक हानि होगी। कि दोनों के सामने मतलब युद्ध होगा तो क्या होगा, दोनों ही गुटों को अत्यधिक हानि होगी, और दोनों में से कोई भी विजेता नहीं बनकर उभर पाएगा, और दोनों ही देश विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा। मतलब अगर युद्ध हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ में तो दोनों को ही हानि पहुंचेगी, और दोनों में से कोई भी विजेता नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु बम थे। और दोनों ही गुटों के पास क्या थे, परमाणु बम थे। कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के पास परमाणु बम थे। इसी कारण शीत युद्ध के दौरान हथियारों की कमी करने के लिए एवं हथियारों की मारक क्षमता कम करने के लिए हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया पैदा हुई। कि दोनों ने क्या कहा कि परमाणु जो हथियार थे उन्हें कम करा, जिससे कि क्षमता कम करी, और हथियारों पर नियंत्रण प्रक्रिया भी पैदा हुई। कि दोनों ही गुटों ये अनुभव करते थे, दोनों ही गुटों का अनुभव करते थे, और यदि दोनों गुटों में आमने सामने युद्ध होता है तो दोनों गुटों को अत्यधिक हानि होगी, और दोनों में युद्ध होता तो दोनों के ही गुटों को हानि होगी, और दोनों में से कोई भी विजेता नहीं कर पाएगा। और जब युद्ध होगा तो दोनों में से कोई भी विजय नहीं कर पाएगा, और ना ही उभर पाएगा, विजेता बनकर उभर पाएगा, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु बम थे, और दोनों ही गुटों के पास परमाणु बम थे। अगर सोवियत संघ परमाणु बम गिराता अमेरिका पे तो अमेरिका के परमाणु हथियार कम हो जाता, तो अमेरिका गिरा दो सोवियत संघ के, और दोनों को इससे हानि पहुंचती। इसी कारण शीत युद्ध के दौरान हथियारों की कमी करने के लिए एवं हथियारों की मारक क्षमता कम करने के लिए हथियारों पर नियंत्रण प्रक्रिया पैदा हुई। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण कैसे पाया गया सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए एवं इसके परिणामों को करें। या शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए एवं इसके परिणामों का करें। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं इसका आंसर। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है क्या? शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब कि नुकसान पहुंचाकर भला करना। जैसा अमेरिका ने सोवियत संघ के विघटन के बाद विघटित देशों के साथ क्या अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने सोवियत संघ के विघटन के बाद विघटित देशों के साथ क्या? अमेरिका ने क्या किया? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके साथ क्या किया? उसका आघात पहुंचाकर नुकसान पहुंचाया और उसका फिर उपचार करा, मतलब कि भला किया। अमेरिका ने सोवियत संघ के विघटन के बाद विघटित देशों के साथ किया। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम है? अब देखते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी के कारण साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। जब शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ? जो साम्यवादी देशों की, साम्यवादी कौन? सोवियत संघ के देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई तो रूस में संपूर्ण औद्योगिक ढांचा नष्ट हो गया। और क्या रूस में क्या हुआ? संपूर्ण औद्योगिक ढांचा भी नष्ट हो गया, और लगभग 90% उद्योग कंपनी एवं निजी हाथों में पेश किया गया। क्या जो 90% था तो उद्योगों को कंपनी एवं निजी हाथों में पेश किया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया है। क्या जब क्या हुआ? 90% कंपनी एवं निजी हाथों में पेश किया, मतलब कि थोड़ा सा ही दिया जाता था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो देशों को क्या थोड़ा थोड़ा दिया जाता था, मतलब कि 1% कंपनियों को दिया जाता था। और अमेरिका ने क्या किया कि WB और IMF का मना कर दिया कुछ भी देने को। अमेरिका का जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अमेरिका ने कुछ भी देने को मना कर दिया सोवियत संघ को। वो चाहता था कि जब ही देना है कि जब मतलब कि जो इसका नियंत्रण है पाले। और शॉक थेरेपी के कारण साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, और जिसके कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, और रूस में संपूर्ण औद्योगिक ढांचा भी नष्ट हो गया। क्या हुआ? जो रूस में संपूर्ण औद्योगिक ढांचा था वो भी नष्ट हो गया, और लगभग 90% उद्योग कंपनी एवं निजी हाथों में पेश किया गया।
कितना, सिर्फ 90% ही कंपनी को और निजी हाथों में पेश किया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा गया है। देखना, रूबल मुद्रा की गिरावट, रूबल मुद्रा में गिरावट। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। क्या, शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच की खाई और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब कि अमीर और गरीब, जो सोवियत संघ में का विघटन हो गया तो उससे क्या हुआ, अमीर और गरीब के बीच भी खाई और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब गरीबी और ज़्यादा आ गई और अमेरिका ने इनकी मदद भी नहीं की और सोवियत संघ का इससे विघटन हो गया तो क्या हुआ, अमीर और गरीबों के बीच की खाई और ज़्यादा बढ़ गई। माफिया वर्ग का उदय, माफिया वर्ग का उदय कैसे हुआ? माफिया वर्ग में अधिकांश गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। क्या, माफिया वर्ग जो थे, अमेरिका ने क्या किया, जो माफिया वर्ग में अधिकांश गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। माफिया वर्ग को भी अमेरिका ने अपने नियंत्रण में ले लिया। नेक्स्ट इज, लोग गरीब हो गए और जिससे कि लोग सोवियत संघ के विघटन के कारण लोग गरीब हो गए और सरकारी मदद को बंद करने के कारण अधिकांश लोग गरीब हो गए और सरकारी जो मदद होती थी उसे भी बंद कर दिया अमेरिका ने और जिससे कि लोग गरीब हो गए और सरकारी मदद को बंद करने के कारण अधिकांश लोग गरीब हो गए। क्या, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए कि शॉक थेरेपी के कारण साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई और रूस में संपूर्ण औद्योगिक ढांचा भी नष्ट हो गया। लगभग 90% उद्योगों, कंपनी एवं निजी हाथों में पेश किया गया। सिर्फ कितना परसेंट दिया गया? 90% ही। सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए राज्यों का उदय हुआ था जिससे कि उन्हें ही दिया जाता था। और अमेरिका ने क्या, 15 नए राज्यों का उदय किया और उनके साथ ही काम करना स्टार्ट कर दिया था अमेरिका ने और इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा गया। और रूबल मुद्रा में गिरावट, शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आ गई और आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच की खाई और ज़्यादा बढ़ गई। माफिया वर्ग भी अधिकांश गतिविधियों पर अपने नियंत्रण में ले लिया और अमेरिका ने माफिया वर्ग को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। लोग और ज़्यादा गरीब हो गए थे। सरकारी मदद को बंद करने के कारण अधिकांश लोग गरीब हो गए थे। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। सोवियत संघ के विघटन की किन्हीं 6 परिनीतियों का मूल्यांकन कीजिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑलवेज ही कि सोवियत संघ के विघटन की किन्हीं 6 परिनीतियों का मूल्यांकन कीजिए। फर्स्ट इज शीत युद्ध की समाप्ति। अब देखते हैं शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये देखने को मिला कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। क्या, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उससे क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये देखने को मिला कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो चल रही थी शीत युद्ध, जो चल रहा था कि तनाव की स्थिति बनी हुई थी, डर रक्तरंजित बने हुए थे, तो उससे क्या हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी और वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। ओनली तनाव की स्थिति बनी रहती थी कि युद्ध होकर रहेगा, वास्तव में कोई युद्ध ना हुआ। और किन देशों के बीच हुआ था? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध की समाप्ति। सेकेंड इज हथियारों की होड़ की समाप्ति, जिससे क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ में होड़ की समाप्ति भी हो गई, हथियारों की होड़ की समाप्ति। शीत युद्ध काल में दोनों ही महाशक्तियों के बीच जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी समाप्ति हो गई। कि मतलब जो परमाणु बम थे तो सोवियत संघ और अमेरिका के पास, तो उससे क्या हुआ कि सोवियत संघ के विघटन के बाद युद्ध की समाप्ति हुई और हथियारों की होड़ भी कम हो गई, उससे भी समाप्ति हो गई। कि शीत युद्ध काल में दोनों ही महाशक्तियों के बीच जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी भी समाप्ति हो गई। नेक्स्ट इज थर्ड, नए गणराज्यों का उदय। और इससे क्या हुआ कि नए गणराज्यों का उदय हुआ। सोवियत संघ के विघटन से प्रमुख परिवर्तन ये हुआ कि सोवियत संघ से अलग हुए नए गणराज्यों का उदय हुआ। क्या, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था उससे क्या हुआ, नए गणराज्यों का उदय हुआ। मतलब कि 15 नए राज्यों का उदय हुआ था सोवियत संघ के विघटन के बाद, जिससे उन अमेरिका को उससे प्रॉफिट हो रहा था और वो उन्हें ही दे रहा था। कि सोवियत संघ के विघटन के बाद से प्रमुख परिवर्तन ये हुआ कि सोवियत संघ से अलग हुए नए गणराज्यों का उदय हुआ। शॉक थेरेपी,
फॉर दिस शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब कि नुकसान पहुंचाकर भला करना, जो कि अमेरिका ने सोवियत संघ के विघटन देशों के साथ किया। मतलब कि उनका नुकसान पहुंचाया अमेरिका ने, पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो पहले उनका नुकसान पहुंचा और फिर क्या करा, उनका उपचार किया, मतलब कि भला किया, जो कि अमेरिका ने सोवियत संघ के विघटन देशों के साथ किया गया। उनके देशों के साथ के सोवियत संघ के विघटन के बाद उन लोग बिल्कुल गरीब हो गए थे वो जो देश, उनके साथ उनको नुकसान पहुंचा, फिर उनका भला करना चाहा। फिफ्थ इज चेचन्या तथा दागिस्तान। चेचन्या तथा दागिस्तान सोवियत संघ से अलग हुए कई राज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। क्या? सोवियत संघ से अलग हुए कई राज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। जो सोवियत संघ से अलग देश थे, अलग हो गए थे देश, उनमें क्या हुआ, अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। चेचन्या तथा दागिस्तान हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेचन्या तथा दागिस्तान देशों में क्या हुआ, हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और तजाकिस्तान में लगभग 10 वर्षों से गृह युद्ध की चपेट में रहा। क्या? जो तजाकिस्तान था उसमें 10 वर्षों तो मतलब 10 सालों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, मतलब युद्ध की चपेट में रहेगा, युद्ध होकर रहेगा लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हुआ। कि तजाकिस्तान में लगभग 10 वर्षों से गृह युद्ध की चपेट में रहा और गराज सेल रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई। क्या? गराज सेल में, रूसी मुद्रा में और रूबल में गिरावट आई। क्या है क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना, मैं एक बार और रिवीजन करवाती हूँ क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में कि शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। कि सोवियत संघ के विघटन के बाद ये देखने को मिला कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उससे क्या हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। जो भी होड़ उनमें दोनों में चल रही थी उससे क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और हथियारों की होड़ की भी समाप्ति हुई। शीत युद्ध काल में दोनों ही महाशक्तियों के बीच जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी वो सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी भी समाप्ति हो गई थी और नए गणराज्यों का उदय हुआ। जिससे कि सोवियत संघ में क्या हुआ कि नए गणराज्यों का उदय हुआ। सोवियत संघ के विघटन से प्रमुख परिवर्तन ये हुआ कि सोवियत संघ से अलग हुए नए राज्यों का उदय हुआ। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था उससे क्या हुआ, 15 नए राज्यों का उदय हुआ था। शॉक थेरेपी क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना, जो कि अमेरिका ने सोवियत संघ के विघटन देशों के साथ किया। क्या? किसने किया था जब आघात पहुंचाकर उपचार करना? अमेरिका ने। किसके साथ? सोवियत संघ के विघटन देशों के साथ। शॉक थेरेपी। अब चेचन्या तथा दागिस्तान सोवियत संघ से अलग हुए कई राज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। जो सोवियत संघ से अलग हुए थे देश, उनमें संघर्ष होने लगे। चेचन्या तथा दागिस्तान हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और चेचन्या तथा दागिस्तान में क्या, अलगाववादी आंदोलन चले और तजाकिस्तान में लगभग 10 वर्षों से गृह युद्ध की चपेट में रहा और गणराज्य सेल रूसी रूबल में गिरावट आई। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये मैंने 6 क्वेश्चन करवाए हैं इस वीडियो में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अच्छे से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 6 क्वेश्चन कराए मैंने। शीत युद्ध क्या है, गुड अप्रासंगिक, किस गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक क्यों हो गया,